अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत का। आज की सबसे बड़ी हैपनिंग तो ये है कि फैसल वाडा साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो वैसे तो वो बहुत सी चीजों के लिए याद रखे जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है सबके दिमाग में फैसल वाडा है वो इसलिए है कि वो एक बूट लेके आ गए थे। मेरा ख्याल है एयरवाई का शो था, उसके ऊपर वो एक आर्मी बूट टाइप, कॉम्बैट बूट टाइप एक चीज लेके आ गए थे और वो उन्होंने लाके टेबल पे रख दिया था। तो उनकी याद में आज हम एक बूट लेके आए हैं। अच्छा, ये आम सा बूट है, ये उस तरह का बूट है जो कोई भी आम सा वर्कर पहन के अपने ऑफिस जाता है। ईसीपी वालों ने भी शायद ऐसा ही कोई काला बूट या ब्राउन बूट पहना होगा, और फिर आपके बूट को वाडा साहब ये बूट भारी पड़ गया, तो बूट नहीं लाना चाहिए था आपको। लेकिन बहरहाल जोक्स अपार्ट वो नहीं नहीं, एक सेकंड, आ, नो जोक्स अपार्ट, मैं गन भी लाई हूँ। चाइनीज आप कॉन्सुलेट। तो शायद भूल गया। और क्या ये बुलेट बंदूक प्रूफ लेके वेस्ट पहुंचे कंसिडर थे। हो सकती है? वेस्ट बड़ी हुडी बंदूक बुलेट प्रूफ लड़ने के वेस्ट। लिए। हाँ, वो मैंने लाई। रीमा प्रॉप के बगैर आई, आप देख रहे रीमा ने हाँ जी, प्रिपेयर नहीं sorry. किया। रीमा तुम प्रॉप के बगैर आई, आई एम तुम कोई वो प्रिपेयर्ड चीज विद द ऐसी लॉ। मैं आपको कानूनी अपनी आर्ग्यूमेंट तुम कोई रस्सियां शस्सियां ले आती जिससे करप्ट लोगों को घसीटना था, जो भी करना था। बहरहाल, तो वाडा साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये डिस्क्वालिफिकेशन टेम्पररी है या उनको रिलीफ नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से जहां वो जा रहे हैं, ये भी हम आगे बात करेंगे। और इस सीट ये जो एम्प्टी हो रही है, ये किस पार्टी की चांदी लगने लगी है, किसको सीट मिलने लगी है, ये भी हम बात करेंगे। सेनेट में किसके नंबर्स बढ़ने लगे हैं, या चांसेस ज्यादा हैं कि उनके नंबर्स बढ़ेंगे, हम ये बात भी करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ईसीपी ने अपने जजमेंट में या अपने फैसले में बेनजीर लिखा क्या एग्जैक्टली। अच्छा, इसको एक जरा सा जिस समरी सी बस दे देती है। ज्यादातर जो टाइमलाइन है उसको बार बार डिस्कस किया गया है कि कब नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए गए इलेक्शन 2018 से पहले, और कब जो उनकी अमरीकी शहरियत थी वो उन्होंने रिनाउंस कब किया, उन्होंने कब छोड़ी। इस पे ईसीपी कहता है कि जून 7 को 2018 को उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स, फैसल वाडा साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, और 25 जून को उन्होंने अपनी रिनाउंस की सिटीजनशिप। अच्छा, ये उन्होंने फिर बाद में इसी साल यूएस काउंसलेट को भी खत लिखा ईसीपी ने, और वहां से भी उनको यही कॉन्फर्मेशन आई। यूएस काउंसलेट ने भी यही कहा कि 25 जून अच्छा 2018 को, मतलब कि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिला जिसको कहते हैं लॉस ऑफ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, वो उनको फिर अमेरिकी एम्बेसी से मिला। तो ये उन्होंने टाइमलाइन दी है। दूसरी तरफ ईसीपी ने बताया है कि जो दूसरी तरफ से फैसल वाडा साहब की तरफ से जो दलाइल आ रहे थे उनके काउंसिल की तरफ से, वो सबूत ये पेश कर रहे थे कि हमने सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस कर दी है, जिसका वो सबूत ये देते थे कि इनके पास पहले नाइकॉब होता था, वो उन्होंने गिव अप करके सीएनआईसी ले लिया, मतलब आईडी कार्ड ले लिया। और नाइकॉब आपको पता है ज्यादातर उसको ड्यूल नेशनल्स को ही दिया जाता है। तो वो कहते हैं एक तो ये सबूत है। दूसरा सबूत वो कहते हैं कि जो फैसल वाडा साहब का जो अमरीकी पासपोर्ट है उस पे वो कहते हैं होल्स लगे हुए हैं, इसका मतलब कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो एक दो आर्ग्यूमेंट्स तो उन्होंने ये दी। और तीसरी जो उनकी टैक्टिक थी वो थी डिलेइंग टैक्टिक, जहां पे बार बार कोशिश की गई कि ईसीपी ये केस सुने ही ना। और या तो उनकी काउंसिल कभी आती नहीं थी, या इतनी दफा उन्हें एडजर्नमेंट्स मांगी कि एक दफा ईसीपी ने उन पर 50,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया। फिर ईसीपी को उन्होंने एक दफा ये भी कहा कि ये टाइम बार्ड केस है, पुराना केस है, आप सुन नहीं सकते। फिर जब वो भी नहीं चल सका तो फिर सिंध हाई कोर्ट भी गए और भी अदालतों में गए कि ईसीपी के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ईसीपी ये केस नहीं सुन सकता। तो ये सारी डिलेइंग टैक्टिक्स भी बार बार इस्तेमाल की गई। अच्छा, एक बहुत नताशा अहम बात है कि आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब ने फैसल वाडा से पूछा कि आपने अपनी अमरीकी जो शहरियत है वो कब आपने गिव अप की, डेट बता दी। और फैसल वाडा ने उनपे गंदे अटैक किए कि आप मसाला लगाएं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, आप ब्लॉग इस पे बनाएं, आप ये। और उसके बाद एक पूरा ट्रेंड चला जब सब जर्नलिस्ट ने, अक्सर जर्नलिस्ट ने, डजन्स, हंड्रेड्स, उन्होंने यही पूछा, with all due respect Mr. Wada, when did you give up your US nationality? ECP के सामने भी फैसल वाडा ने डेट नहीं दी। तो ECP ने और सोर्सेज से कॉन्फर्मेशन ली, लेकिन फैसल वाडा ने 2018 में कहा मैंने दी, लेकिन उन्होंने डेट नहीं दी। क्योंकि जो लॉ है वो बहुत क्लियर है कि जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स देते हो उस टाइम पे आपकी
आपकी जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ पाकिस्तानी होनी चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने अप्लाई किया हो, आपको वो जो लॉस ऑफ नेशनैलिटी वाला सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और ये फैसल वाडा के पास नहीं था। तो उन्होंने ईसीपी को अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन ईसीपी का ऑर्डर उन सब जर्नलिस्ट के लिए जिन्होंने इस केस की स्टोरी ब्रेक की, फखर दुरानी साहब, उसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब जिन्होंने इतना परसू किया इसको डिस्पाइट ऑल दीज विशियस बहुत ही वाइल्ड अटैक्स, आई थिंक उनको इट शोज कि ट्रू जर्नलिज्म जो है कभी ना कभी इट ऑलवेज वर्क्स। और रीमा, दूसरा ईसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी आया था कि सादिया अब्बासी साहबा और जो दूसरे केसेस थे डुअल नेशनैलिटी वाले, यही वाली चीज के ऊपर उस पर कितनी जल्दी फैसले हुए थे और क्या वजह हुई कि फैसल वाडा साहब के ऊपर इतना लेट आया। बल्कि एक्चुअली वो अब एमएनए तो थे ही नहीं, अब तो वो सेनेटर थे, उन्होंने तो अपनी एमएनए की सीट गिव अप कर दी इसी फैसले के शायद उसमें एंटिसिपेशन में, तो और सेनेटर 6 साल के लिए बन गए। थोड़ा सा मैं लॉ इसमें एक्सप्लेन कर दूं। दो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के मामला थे। एक, अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो एट द टाइम जब अपने आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हो, तो आपको अपनी जो सीट है वो आपको खो देते हो और फिर आप फिर से कंटेस्ट कर सकते हो। लेकिन शायद पीटीआई को पता था कि फैसल वाडा अगर फिर से नेशनल असेंबली के लिए कंटेस्ट करते तो शायद वो ना जीतते, इसलिए उन्होंने उनको सेनेट की टिकट दे दी और अब वो सेनेटर बन गए थे। उसमें जो इशू है वो है 62(1)(f) का, कि आप सादिक और अमीन रहते हैं कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस पे जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है। कभी उन्होंने कहा है कि कोई भी डिक्लेरेशन अगर आपने झूठी दी है, जो अब ईसीपी के ऑर्डर के बाद साबित हुआ है कि फैसल वाडा ने दी है, जब उन्होंने एफिडेविट दिया कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस उन पे अप्लाई नहीं करती, वो क्वालिफाइड हैं आर्टिकल 62-63 के तहत, वो झूठी थी। तो क्या सिर्फ इस झूठी डिक्लेरेशन के बाद आप 62(1)(f) के तहत ताहियात मतलब पूरी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हो? इस पे इनकंसिस्टेंट जूरिस्प्रूडेंस है। दूसरी इस पे इशू ये है कि सही फोरम, लीगल फोरम क्या है जो ये डिटरमिन करता है कि आप डिस्क्वालीफाई हुए हो लाइफ टाइम के लिए कि नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का बंदयाल साहब का फैसला है कि फेयर ट्रायल को सामने रखते हुए ये जो डिक्लेरेशन है ये एक कोर्ट से आनी होती है, चाहे वो आपकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो या वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हो, वो एक कोर्ट से फैसला आना होता है। तो ईसीपी का ऑर्डर, क्या ये एक कोर्ट का फैसला है? मेरे इस पे सवालात हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट में जब फैसल वाडा इसको चैलेंज करें तो उनका चैलेंज एक्सेप्ट हो इस ग्राउंड पे कि ईसीपी सही फोरम नहीं था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ईसीपी का ऑर्डर लेके, यही प्रूफ लेके लोग सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं, एक और पिटीशन करें कि इनको आप 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई करें। तो मेरा ख्याल है एक ये जो तलवार है डिस्क्वालिफिकेशन की लाइफ टाइम, ये उनके सर पे हैंग करती रहेगी। तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा? मेरा ख्याल है मिल सकता है, चांसेस हैं कि मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिलीफ अगर इस ग्राउंड पे देता है कि फोरम सही नहीं था ईसीपी का, तो कोई भी नताशा 184(3) के तहत पिटीशन लेके जा सकता है कि ये उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको किया था ना डिस्क्वालीफाई, तो वो ये लेके फ्रेश पिटीशन लेके जा सकते हैं कि आप जो है इनको डिस्क्वालीफाई करें 62(1)(f) के तहत। तो अगर वो ये अपील जो है चैलेंज जीत भी जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो लीगल ट्रबल्स हैं वो खत्म होंगी। देखिए रीमा, अभी आपने बात की थी कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना जब काम करते हैं वो और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करते हैं, तो उसके बाद जो है उनको उसका एक वो फल भी मिलता है, मतलब वो प्रूफ भी होते हैं कि वो ठीक उन्होंने बात की थी। फखर दुरानी साहब की आपने जिक्र किया, जिनकी ये स्टोरी जो है वो एक तो खैर विंडिकेट भी हुए, जैसी मर्जी ट्वीट्स करें वाडा साहब, जैसी मर्जी जर्नलिस्ट को कहें कि औकात दिखानी, और भी इस तरह के जो भी वो अल्फाज इस तरह के उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि उस पर क्या ही बंदा बात करे। लेकिन फखर दुरानी साहब ने और भी स्टोरीज की थी। वो डिस्क्वालीफाई तो जरूर डुअल नेशनैलिटी के मामले के ऊपर हुए, जो कि अभी जारी बात है उनको एक अपील का भी हक है, लेकिन उसके अलावा भी काफी स्टोरीज की थी फखर दुरानी साहब ने। उनकी प्रॉपर्टीज जो कंसील की गई, जो बाहर हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी वर्थ है, वो नहीं बताएगी। फिर जो बेनामी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के अंदर जो उनके मुलाजिमों के नाम हैं, फिर किस तरह से उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो अवेल की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फखर दुरानी साहब ने अनकवर करके वो सामने लेकर आए विद एविडेंस। अब बात यह है कि वैसे तो हम हमेशा देखते हैं कि जो पीटीआई है वो कहती है कि एक तो वो अपने लोगों को
अकाउंटेबल भी ठहराते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं दूसरों जब अपने हरीफों पर जो लगाते हैं इल्जामात, वो यही करप्शन और ये बेनामी प्रॉपर्टीज और टैक्स चोरी और इस तरह की जो चीजें होती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब अपने ही लोगों के बारे में आते हैं तो फिर क्या इस पे एक्चुअली किसी को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था कि नहीं? हमें तो लगा कि जैसे मतलब यही एक उनको सेनेटर की सीट देने से तो ऐसे ही लगा कि एक्चुअली उन्हें नवाजा गया। और वो सीट जो उस वक्त जो जराए ये कहते हैं कि हफीज शेख साहब कहते थे कि क्योंकि उनकी तो डोमिसाइल भी सिंध की थी कि उनको ये मिलनी चाहिए सेनेट की सीट, और उनको इस्लामाबाद में दे दी गई। जो गिलानी साहब से वो हार गए, जो कि एक शोर शॉर्ट सीट नहीं थी, जो शोर शॉर्ट सीट सिंध में थी वो वाडा साहब को दे दी। तो ये भी जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल में ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरे एहतसाब के बयानिए के, अकाउंटेबिलिटी के बयानिए के, इस पर भी थोड़ा सा जो है वो गिरबान में झांक लेना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में भी मेमल ईसीपी ने लिखा है, जिसमें आपने बात की, जो उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा साहब ने जिस दिन नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया वो उस दिन दिया जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ हेयरिंग हो रही थी, केस सुनाया जा रहा था। तो ईसीपी ने उस पर लिखा कि ये उन्होंने किया इसलिए टू कवर हिज गिल्ट। तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, ईसीपी ने भी इस्तेमाल किए हैं इसमें। देखिए, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, और मेरा सवाल है वजीर आजम से कि आप फैसल वाडा के साथ बार बार उनको एक तो मौका क्यों देते हैं और बार बार आप उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं? एक शख्स जो बार बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, उन्होंने एक तो हजारों लाखों नौकरियां देनी थी, पता नहीं उन नौकरियों का क्या हुआ। मुझे अभी तक याद है, उन्हें 2018 की एक एफबीआर की डायरेक्टरी आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने टैक्स दिया है, और एफबीआर की डायरेक्टरी में लिखा हुआ है कोई टैक्स नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जियो जंग सहाफियों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई, सोशल मीडिया पे उन पे हमला भी किया और बड़ी गंदी गंदी जबान इस्तेमाल की। और एक शख्स जिन्होंने नेशनल असेंबली में खड़े होकर ये बात की है कि 500 करप्ट सियासतदानों को घसीट के फांसी दी जाए, जो एक साबिक चीफ जस्टिस राणा शमीम के बारे में ये कहते हैं कि उनको टांग के लित्तर मारने चाहिए, ये उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे आके ये बात की। एक शख्स जो बार बार सोशल मीडिया पे आके सहाफियों पे हमला करता है, सहाफियों पे इस तरह की, मुझे अभी तक याद है मुबशर जैदी को उन्होंने एक ट्वीट की थी कि तुम्हें जूते मारूंगा। मतलब इस किस्म की जबान को इस्तेमाल करके असदूर पे जिस तरह के, और मंसूर दुरानी के साथ की थी, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है नताशा, कहाँ कितने हम ट्वीट्स बहन के ढूंढे। लेकिन बार बार वजीर आजम इनको मौका देते हैं और मुझे लगता है अभी भी शायद इनको दोबारा मौका मिले। और हमें कहा जाता था कि वजीर आजम को टीम अच्छी नहीं मिली, तो टीम अब आपकी ये है, लेकिन आप बार बार इसी टीम को चूज करते हैं, बार बार इसी टीम को मौका देते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से वजीर आजम से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इसके बाद आप क्या एक्शन लेंगे? बेनजीर क्या वजीर आजम ये वाहिद वो शख्स है? मेरा तो ख्याल है जो अपने सारी खूबियां इनकी गिनवाई हैं, यही खूबियां हैं जो पीटीआई को लुभाती हैं। वो ऐसे लोग ही चाहते हैं। आप एक चीज और उन्होंने कही, उन्होंने 2020 में कहा नून लीग को बैन कर देना चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि वो मुल्क तोड़ने की कंस्पिरेसी का हिस्सा है। ये तक उन्होंने नहीं जाने दिया। हर तरह का फतवा उन्होंने आके टीवी पे बाकी पार्टीज जर्नलिस्ट के खिलाफ लगाया है। लेकिन एक और चीज है, उन्होंने हमें हंसाया भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इंसल्ट किया है, बहुत हंसाया। मेरा फेवरेट वाकया वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के साथ एक शो पे थे। उन्होंने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को टारगेट करने के लिए कहा, हमें पता है आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ से आए, मुशर्रफ के टाइम पे आप रॉयल फैमिली के डॉक्टर थे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा लेकिन मैं एमबीबीएस नहीं, मैं तो पीएचडी डॉक्टर हूँ। फैसल वाडा ने कहा अच्छा नहीं, लेकिन आप दुबई की रॉयल फैमिली के डॉक्टर थे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा मैं तो कभी दुबई रहा ही नहीं हूँ। फैसल वाडा बिल्कुल स्पीचलेस थे। ये एक टीवी पे मजाक बन गया कि मतलब कोई शख्स कहाँ से एलिगेशंस निकाल रहा है कि उन्होंने एक पीएचडी डॉक्टर को एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया और दुबई उन्होंने लगा दिया जहां वो कभी रहे ही नहीं है। ये उनका कैलिबर है उनके अटैक्स का भी। अच्छा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले हम आपको ये क्विकली बता दें कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी रिलीफ ना मिला या इवन अगर रिलीफ का प्रोसेस शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो बेनजीर किस पार्टी को ये सीट नजर आ रही है, उनकी ही होगी? ये सीट जो सेनेट की सीट है इस पे क्योंकि पूरी सिंध असेंबली वोट करेगी,
और क्योंकि सिंध की सेनेट की सीट है तो, और पीपल्स पार्टी की सबसे मेजॉरिटी है, अक्सरियत है सिंध असेंबली में, 99 वोट्स हैं, पीटीआई के सिर्फ 30 वोट्स हैं, तो लगता तो ये है कि अगर इस पे इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी को ही ये सीट जाएगी। तो ऑपोजिशन की सेनेट में एक और सीट बढ़ जाएगी। उनको वैसे कोई खास फायदा या फर्क नहीं पड़ता, उनकी सीटें ज्यादा इंदिरानी साहब के खिलाफ फिर भी नहीं होना सेनेट में, लेकिन मैंने कहा बता दो उनको कि उनकी फिर भी मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कैट को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कैट।